हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आज हम लोग चालू कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन स्टेट। आपने देखिए सॉलिड स्टेट इसके पहले पढ़ा है, उसके यानी 11th में गैसीय स्टेट पढ़ा होगा। बच गया है एक ही जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन स्टेट। एक्चुअली तो चैप्टर का नाम सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। इसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज मोल कंसेप्ट के बारे में भी चाहिए। मोल कंसेप्ट का अगर आपको अच्छा नॉलेज होगा तो ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। नहीं होगा इतना तो फिर भी हम लोग लेक्चर के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन आपको पता है 9th स्टैंडर्ड से आपको सिंपली एक डेफिनेशन अगर मैं बोलूं कोई सॉल्यूशन तो आपके सबसे पहले मन में आएगा कि सर सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन वो है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, जहां सॉल्ट कम क्वांटिटी में है, मिनिमम क्वांटिटी में है, और वाटर क्या है? मैक्सिमम क्वांटिटी में है। इजंट इट? तो सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं सल्यूट जो कम क्वांटिटी में रहता है, और वाटर को बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट जिसमें सॉल्ट डिसॉल्व होता है, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सिंपली सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही ये है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। homogeneous mixture of solute and solvent। homogeneous mixture of solute and solvent। homogeneous का मतलब क्या है कि एक सिंगल फेज दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये पानी की बॉटल दिखाऊं तो ये पानी की बॉटल में अंदर क्या है? सल्यूट आपको दिखाई देगा क्या? मान लीजिए इसमें नमक हो भी सकता है और नमक नहीं भी हो सकता है। ये नमक हो भी सकता है, नमक नहीं भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। ये होमोजीनियस ऊपर से देखेंगे तो हम लोग एक सिंगल फेस दिखता है, पर अगर मैं सैंड और वाटर मिलाऊं तो सैंड अलग दिखेगा, वाटर अलग दिखेगा, तो उसको हम ट्रू सोल्यूशन नहीं बोल सकते। ट्रू सोल्यूशन वो होता है जिसमें जो सल्यूट पार्टिकल्स है वो माइन्यूट हो, जो नेकेड आई से नहीं दिखे, तो वो है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। तो असलियत में सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से बना होता है, एक है सल्यूट, एक है सॉल्वेंट। अभी आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि सल्यूट वो है सब्सटेंस जो मिनिमम क्वांटिटी में हो, मिनिमम क्वांटिटी, और सॉल्वेंट मैक्सिमम क्वांटिटी में। पर ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। अगर ये कब पॉसिबल है? जो फाइनल सॉल्यूशन की स्टेट हो, हाँ फाइनल सॉल्यूशन की जो स्टेट हो, अगर उस स्टेट में हम देखते हैं तो ये मिनिमम क्वांटिटी में है, ये मैक्सिमम क्वांटिटी में। मैं आपको एग्जांपल के में से एलॉबरेट करता हूं। देखिए मान लीजिए कि एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो क्या बनेगा? सलाइन वाटर बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कि सॉल्ट ये कौन से स्टेट में है? सॉलिड, और वाटर कौन से स्टेट में है? लिक्विड, और फाइनल स्टेट भी क्या है? लिक्विड। क्योंकि फाइनल स्टेट लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, तो हमेशा वाटर को ही हम लोग सॉल्वेंट मानेंगे। समझ में आ रहा है? फाइनल स्टेट सॉल्यूशन का स्टेट क्या है? लिक्विड। अगर सॉल्यूशन का स्टेट लिक्विड है और तो सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा। फिर हम सॉल्यूट मिक्स करते हैं, यानी सॉलिड मिक्स किया या गैस मिक्स किया, उसका कोई भी यानी मतलब नहीं होता है। मान लीजिए मैंने एरिएटेड वाटर लिया, जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, तो CO2 प्लस वाटर गिव्स कार्बोरेटेड या एरिएटेड वाटर। अच्छा ये देखिए एरिएटेड वाटर ये लिक्विड स्टेट में है। अगर ये लिक्विड स्टेट में है, वाटर भी लिक्विड स्टेट में है, तो CO2 कम डालूं या ज्यादा डालूं? हमेशा
ये इससे मैक्सिमम भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि सॉल्ट मैंने वाटर क्या लिया 100 ml लिया और सॉल्ट मैंने लिया 5 ग्राम, तो भले ही ये क्या है कम क्वांटिटी में है 5 ग्राम 100 ml, ठीक है, तो वाटर बना, सलाइन वाटर बना, ये यहां पर मिनिमम क्वांटिटी पे है। आपको पता होगा कि वाटर की डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भले ही मैं मान लीजिए ये 100 ml नहीं लेकर ये 100 ml लूं और ये 5 किलो ले लूं सॉल्ट, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, पर एक मैं बता रहा हूं, मैंने सॉल्ट 5 किलो ले लिया और ये 100 ml ले लिया, या ये 1 लीटर ले लिया। 1 लीटर का मतलब क्या है 1 किलो। अभी क्या है सॉल्ट प्लस वाटर ले रहा हूं मैं, ये 5 किलो सॉल्ट है और 1 किलो वाटर है, तो ये जो सॉल्ट वाटर बना, सॉल्ट वाटर या सलाइन वाटर बना, आप मुझे बताइए इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है? इन दोनों में से डेफिनेटली आप बोलोगे सर 5 kg सॉल्ट ज्यादा है और 1 kg वाटर जो है वो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो सर क्या मैं इसको सॉल्यूट मान सकता हूं? नहीं, क्योंकि फाइनल स्टेट लिक्विड है ना। अगर फाइनल स्टेट लिक्विड होगा, ये फाइनल स्टेट लिक्विड होगा तो लिक्विड को ही सॉल्वेंट मानना गया है। सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की जो स्टेट होती है दैट शुड बी सेम। तो फिर सर ये मिनिमम और मैक्सिमम कब मानना है? मिनिमम और मैक्सिमम सॉल्यूट को मिनिमम और मैक्सिमम कब मानना है? जब स्टेट सेम हो। जैसे मान लीजिए ये बात समझी, यहां पर सॉल्ट अब मान लीजिए 5 ग्राम हो या 5 किलो हो, क्योंकि सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्वेंट को लिक्विड ही मानना पड़ेगा। सॉल्वेंट को क्या मानना पड़ेगा? लिक्विड ही मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर सॉल्यूट मिनिमम है या मैक्सिमम वो बात नहीं है। मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज सीन व्हेन बोथ आर इन सेम स्टेट। मिनिमम और मैक्सिमम तब देखा जाएगा दोनों सेम स्टेट में जब होंगे, पर जब अगर दोनों सेम स्टेट में नहीं है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो जो भी सॉल्यूशन की फाइनल स्टेट है उसको सॉल्वेंट माना गया है। सॉल्वेंट इज द वन विच हैज ए फाइनल स्टेट सेम एज सॉल्यूशन। जिसकी फाइनल स्टेट सॉल्यूशन जैसी ही है उसको सॉल्वेंट माना गया है। तब मिनिमम और मैक्सिमम का कुछ भी काम नहीं आता है। समझ में आया? अच्छा, इतना समझने के बाद मान लीजिए ये लिख लिया आपने, होमोजीनियस मिक्सचर वगैरह थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो है वो लिख लीजिए आप एक बार। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं अगर दोनों की स्टेट सेम है, 10% इथेनॉल solution, 10% aqueous solution of ethanol, aqueous solution of ethanol। तो aqueous solution आपको पता है ये क्या होगा, इथेनॉल प्लस वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10% है, ये 90% है। आपको पता है कि इथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है और जो सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड है। समझ में आ रहा है? तो इसमें मिनिमम क्वांटिटी में अभी हम बात करेंगे, ये मिनिमम क्वांटिटी में है, ये मैक्सिमम क्वांटिटी में है। तो ये होगा सॉल्यूट, ये होगा सॉल्वेंट। पर कल को किसने बोला नहीं सर मैंने 90% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल लिया है, 90% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल लिया है। इसका मतलब क्या है? इथेनॉल कितना है? इथेनॉल कितना है? 90% है और वाटर 10% है। समझ में आया? तो अभी ये मैक्सिमम है तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा और ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट हो जाएगा, ये सॉल्यूट। तब रिवर्स हो जाएंगे केस।
तो मैक्सिमम और मिनिमम कंसेप्ट तब देखते हैं जब दोनों की स्टेट सेम हो। भाई दोनों लिक्विड लिक्विड में हो, ये बहुत लोग यानी स्किप कर जाते हैं पॉइंट, पर ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे जनरल नॉलेज वाला पॉइंट यही है कि मैक्सिमम और मिनिमम जब बोलते हैं हम सल्यूट को और सॉल्वेंट को, तब दोनों लिक्विड में होने चाहिए, दोनों गैसियस में होने चाहिए, दोनों या तो सॉलिड में होने चाहिए, तब हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम देख सकते हैं। पर अगर एक दोनों की स्टेट अलग अलग हो, दोनों की स्टेट अलग अलग हो, यानी जैसे मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन में एक सॉलिड था और एक लिक्विड था, तो जो भी फाइनल स्टेट लिक्विड यानी जो भी फाइनल स्टेट सॉल्यूशन की होगी उसको ही सॉल्वेंट माना गया है। जैसे सॉल्ट और वाटर में, सॉल्ट सॉल्यूशन लिक्विड है तो वाटर को ही सॉल्वेंट मानेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट। मैंने यहां पर बताया ये 5 किलो हो और 1 लीटर हो, या ये 5 ग्राम हो और ये 100 ml हो, वाटर ही हमेशा इस केस में क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। आई होप आपको सल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की पूरी तरह से बात समझ में आई है। फिर देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, आपको तो पता होना चाहिए कि सल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर सॉल्यूशन, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 9 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखिए सल्यूट क्या हो सकता है, सल्यूट हो यानी मान लीजिए पहले उसको सॉलिड मानता हूं मैं, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। फिर सल्यूट क्या हो सकता है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। फिर सल्यूट क्या हो सकता है, गैस गैस गैस, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या क्या होगा मेरे को बताइए, एक बार होगा सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सॉलिड इन सॉलिड एग्जांपल क्या है, एलॉयज, अलग अलग एलॉय बनाते हैं ना, एक कम क्वांटिटी स्टेनलेस स्टील एलॉय है, सॉलिड इन सॉलिड। उसके बाद सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है, अभी अभी हमें सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, बहुत सारे अलग अलग, ये तो कॉमन एग्जांपल है, एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो। फिर सॉलिड इन गैस, तो सॉलिड जो चीज है उसको क्या करना है, हमको गैस में डिसॉल्व करना है, तो सॉलिड इन गैस, जैसे स्मॉग, डस्ट पार्टिकल्स इन स्मोक पार्टिकल्स, या एयर में अलग अलग सॉलिड पार्टिकल्स, कार्बन स्मोक जो होता है उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर से लिक्विड 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 है, इसमें भी क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस। बताइए सल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो तो एमलगम, हाँ मर्क्यूरी के बनते हैं ना, अमलगम एलॉयज, मर्क्यूरी के एलॉयज। देखिए मर्क्यूरी स्मॉल क्वांटिटी में होता है तो अमलगम, बबलगम नहीं अमलगम, जिसमें हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी कम क्वांटिटी, मर्क्यूरी के जो है मर्क्यूरी लिक्विड होता है, यानी मर्क्यूरी के जो एलॉयज बनाते हैं गोल्ड सिल्वर से मिक्स करके, तो वो बना सकते हैं अमलगम एलॉयज। उसके बाद लिक्विड और लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड अभी अभी हमने देखा है एथेनॉल सोल्यूशन, इथेनॉल का सोल्यूशन, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल, आप कर लिख सकते हैं एक्वियस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल। लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड इन गैस अगर आप ले सकते हो वाटर वेपर इन एयर, यहाँ वाटर वेपर, वाटर पार्टिकल्स इन एयर ले सकते हैं, ड्यू पॉइंट वगैरह, या क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, ये अच्छा एग्जांपल है, ये भी होता है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये आप एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर गैस, फिर से लेंगे सॉलिड लिक्विड गैस। देखिए गैस इन गैस का तो आपको पता है एयर, अलग अलग मिक्सचर होता है। उसके बाद गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में डालना है, यानी एरिएटेड ड्रिंक्स आप जो पीते हो, एरिएटेड ड्रिंक्स, थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, बराबर है ना, उसमें गैस डूबी हुई है लिक्विड में। फिर गैस इन सॉलिड, जैसे हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम,
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये तो आप बता सकते हैं। वेरियस कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, हमको सब तरह के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, सब तरह के क्या है अवेलेबल है, पर वी विल मेनली डील विद सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। उसमें से भी सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड ज्यादा, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड ज्यादा ही हम डील करेंगे, बाकी किससे तो इतना डील नहीं करते हैं। आप एक बात समझ सकते हैं कि हमको बोलना चाहिए कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस एक बात कंफर्म होती है, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये तो बात वॉल्यूम एडिटिव हो या ना हो हमको पता नहीं, पर ये तो पक्का है। ये मोल फ्रैक्शन में हमने सीखा है, हाँ मोल कंसेप्ट में सीखा है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आई होप आपको पता याद है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा इक्वल टू 1 आता है। आपको मैंने सिखाया है मोल फ्रैक्शन, सिखाया है ना। थोड़ा सा मैं बताऊं व्हाट इज मोल। पहले तो मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं होंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो फिर मैं क्या बता रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा। ये सब सम्स आपने किए हुए हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, इजंट इट। और मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन का कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए एक सोल्यूशन है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट से बना हुआ है, ये मोल फ्रैक्शन की साइन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आप निकालते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, किसी के भी मोल्स ऐसे निकालते हैं सर। उसके बाद मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। ये थोड़ा सा मोल कंसेप्ट के बारे में आपको यानी बुक निकाल के स्टडी करना पड़ेगा, अपना पुराना बुक निकालना पड़ेगा और सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक बार रीड करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझेगा चैप्टर। वैसे भी समझेगा पर एक बार आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपके दिमाग में चमकनी चाहिए कि अच्छा ये चीजों सर ने बताई थी हमको, समझा। तो ये जो है आप थोड़ा सा कॉपी डाउन कर लें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको और कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी पता होने चाहिए, जिससे यानी थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं तो पहला है मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको पता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से। उसके अलावा मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल एम जो होता है ये भी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट लेते हैं, अगर आपको याद हो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, याद है। और इन दोनों का एक बहुत ही अच्छा रिलेशन आपको सिखाया गया है, स्मॉल एम इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल एम अपॉन 1000 डी माइनस एम इंटू एम ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब ये कैपिटल एम है मोलैरिटी, स्मॉल एम है मोलैलिटी, डी है डेंसिटी, एम तो मोलैरिटी हो गया, ये भी मोलैरिटी है, एम है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ये यहां पर हमको काम में आने वाली है कि क्या होता है मोलार मास वगैरह सॉल्यूट का, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी क्या
कि देखिए मान लीजिए कि मैंने एक सिंपल टर्म्स में आपको बताता हूं कि एक मैंने पानी का जार लिया, अभी मैं इसमें पहला चम्मच मैंने नमक डाला, मिक्स किया, वो नमक क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। फिर मैंने दूसरा चम्मच लिया, फिर से घुल गया, तीसरा चम्मच लिया, फिर से घुल गया, पर जब चौथा चम्मच लूंगा तो नमक पूरा घुलना बंद हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन की कुछ कैपेसिटी थी टू डिसॉल्व सॉल्यूट, ये पानी की है, ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है, इंटरमोलिकुलर स्पेस वगैरह के बारे में वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कई बार आप देखते हो कि मान लीजिए मम्मी ने क्या खाना बनाया हुआ है तो गर्म खाना हम लोग खाते हैं तो ठीक है, पर जब खाना ठंडा हो जाता है तो जो भी यानी मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, सॉल्ट होता है, वो ऊपर तैरने लगते हैं। आपने देखा है कई कबार, या बर्तन के एकदम साइड में पूरा ऐसे सॉल्ट जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन क्या करता है, यानी सॉल्यूट को थ्रो आउट करता है। उसकी कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ किसी की बढ़ती है, किसी की घट जाती है। कई बार हमने देखा है कि स्पाइसेस वगैरह पूरे ऊपर तैरने लगते हैं। ये क्यों तैरने लगते हैं? वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, वो बाद में हम देखेंगे। पर एट गिवन टेम्परेचर, किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व द सॉल्यूट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? ये सिंपल टर्म्स में बताया है, एट अ गिवन टेम्परेचर द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व द सॉल्यूट। एक किसी भी टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्वेंट, मुझे बोलना चाहिए, वो सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट ले सकता है, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। अभी उसमें एकदम क्या रहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सिंपल चीजें मैं इनमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी थी 50 ग्राम किसी टेम्परेचर पे सॉल्यूट लेने की, ठीक है, 50 ग्राम पर लीटर, ये मान लीजिए सॉल्युबिलिटी थी, ठीक है। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी क्या, मैंने 50 का 50 ग्राम, जितनी कैपेसिटी थी उतना सॉल्यूट ऐड किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अंडर सैचुरेशन यानी क्या, नाम से पता चल रहा है, कैपेसिटी 50 थी, मैंने डिसॉल्व 30 किया, अंडर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन का सिंपल मतलब क्या है, कैपेसिटी 50 थी, मैंने डिसॉल्व 70 किया, 60 किया। तो फिर इस केस में क्या होगा सर? इस केस में कुछ जो सॉल्ट होगा, कुछ जो सॉल्यूट होगा, वो नीचे प्रेसिपिटेट करेगा, वो नीचे बैठ जाएगा, कोनों में बैठ जाएगा, ऊपर तैरने लगेगा, पर डिसॉल्व नहीं होगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? एट अ गिवन टेम्परेचर सॉल्वेंट की एबिलिटी है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। उसके बाद उसके 3 रहते हैं, सैचुरेटेड यानी जितनी कैपेसिटी थी उतना ही सॉल्यूट डाला, जितनी कैपेसिटी थी उससे कम डाला तो अंडर सैचुरेशन, जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा डाला तो उसको ओवर सैचुरेशन या सुपर सैचुरेशन भी बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो ये लिख लीजिए आप। देखिए अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी के बारे में हम देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए ये बहुत ही यानी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऐसे बोला जाता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी अगर दोनों का नेचर सेम होगा तो क्या हो जाएगा,
आयनिक कंपाउंड में आपने यानी 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स में डिसॉल्व होते हैं, जो कोऑर्डिनेट यानी कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं वो कोवैलेंट इसमें ही डिसॉल्व होते हैं। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये बात आपको एक याद रखनी है कि मेजॉरिटी केसेस में 99% केसेस में क्या होता है कि जो नेचर है, जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो वो क्या होता है वाटर वगैरह में जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं। जो नॉन पोलर होते हैं, जैसे अगर हमको मान लीजिए शुगर वगैरह डिसॉल्व करना होगा तो हमको क्या लगेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लगेंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होते हैं, ऐसा माना जाता है। असलियत में कभी भी सोल्यूशन जो भी होता है, अभी मैं इससे ज्यादा इसमें डिटेल में जा रहा नहीं हूं क्योंकि क्या है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी भी सोल्यूशन, अगर मान लीजिए ये सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, तो जब भी हम सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इस गैप में जाकर बैठते हैं, इसको बोलते हैं डिसॉल्व होना, इजंट इट। एक सोल्यूट जो पार्टिकल है वो उसके अराउंड सब सॉल्वेंट पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डिसॉल्व होना। तो वो क्या, अभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, वो साइज पे भी डिपेंड करता है पार्टिकल्स के, क्योंकि कितना छोटा साइज है पार्टिकल्स का, कितना बड़ा साइज है पार्टिकल्स का। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आप ये स्टेटमेंट याद रख सकते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी अगर सिमिलर रहेंगे, नॉन पोलर सोल्यूट रहेगा तो वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा, पोलर रहेगा तो पोलर में ही डिसॉल्व होगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक पॉइंट हो जाता है। उसके बाद होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए कुछ जो यानी जब भी ऐसे बोला जाता है कि, फिर से मैं ये सॉल्वेंट डालता हूं और डिसॉल्वमेंट, अगर किसी भी सोल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो इट इज एन एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी हीट इवॉल्व होती है बाहर, हीट बाहर निकलती है। तो टेम्परेचर जैसे भी हम बढ़ाते हैं तो ऐसा लिक्विड्स का, अगर लिक्विड डिसॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। फिर कुछ चीजों की जल्दी जल्दी बढ़ती है, जैसे KNO3, ये लीच RTS प्रिंसिपल से भी हम आपने देखा होगा, KNO3, NaNO3 किसकी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी एकदम राइज कर जाती है। पर KCl, NaCl जैसे सॉल्यूशंस हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी इतनी जल्दी जल्दी बढ़ती नहीं है, वो धीरे धीरे लगभग कांस्टेंट ही होती है। तो ये अलग अलग टाइप है, कोई थंब रूल नहीं है, पर हमको कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं कि KNO3 और NaNO3 की सॉल्युबिलिटी बहुत जल्दी बढ़ेगी और KCl और NaCl की सॉल्युबिलिटी जल्दी नहीं बढ़ती है। पर गैसेस का देखा जाए तो गैसेस का उल्टा है। अगर गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उल्टी सॉल्युबिलिटी घटती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए गैसेस क्या करेंगे, हम लोग गैसेस को अगर हीट करेंगे तो वो एक्सपांड हो जाएंगे। असलियत में होना क्या चाहिए कि सॉल्वेंट के बीच में सोल्यूट बैठता है। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, सॉल्वेंट के, ये मान लीजिए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, इधर बीच में सोल्यूट बैठेगा। तो अगर गैस सोल्यूट है, गैस अगर सोल्यूट है तो उसका थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो एक्सपांड हो जाएगी। एक्सपांड हो जाएगी तो यहां पर बैठना लॉजिकली क्या होगा, ज्यादा गैस एक्सपांड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इधर बैठ नहीं सकती है गैस, तो उसकी सॉल्युबिलिटी, सम गैस विल एस्केप, क्योंकि उसको जगह नहीं है एक्सपांड होने के बाद। तो गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटता है और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। पर सभी लिक्विड्स का इक्वली बढ़े वो पॉसिबल नहीं है। कुछ जो यानी KNO3, NaNO3 है, टेम्परेचर बढ़ाने से इजीली सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, पर KCl, NaCl का सॉल्युबिलिटी इतना इजीली बढ़ता नहीं है। गॉट माय पॉइंट? तो यहां पर इतना आप
यानी लिख लीजिए जो जो पॉइंट्स मैंने बताए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी सिंपल है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर एरिया भी अपने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, मेन हमारे लिए थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। देखिए प्रेशर जो होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि इंटरमिक्सिंग जो होता है मॉलिक्यूल्स का, यानी सल्यूट और सॉल्वेंट का, तो पार्टिकल्स ही एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं वही बात बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में क्या होंगे, सल्यूट के पार्टिकल्स बैठने वाले हैं। सही बात है। अच्छा मैं आपको एक चीज पूछता हूं कि देखिए जब मैं प्रेशर लगाऊंगा तो सॉलिड्स और लिक्विड्स पर क्या फर्क होता है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नियरली इनकॉम्प्रेसिबल, नो इफेक्ट, तो वो सॉल्युबिलिटी में भी इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। पर गैसेस आपको पता है दे आर इजीली कॉम्प्रेसिबल। गैसेस क्या होते हैं, इजीली कॉम्प्रेसिबल, हम उसको इजीली कॉम्प्रेस कर सकते हैं। इजीली कॉम्प्रेस कर सकते हैं तो ज्यादा गैस इस गैप में बैठ सकता है, सल्यूट की जगह ले सकता है। समझ में आ रहा है। यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा, आपको सिंपल एग्जांपल आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक में प्रेशराइज करके गैस भरी हुई होती है, जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो, जैसे ही प्रेशर रिलीज करते हो, गैस बाहर आ जाती है। बाहर क्यों आती है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई है भैया। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो ही तो गैस बाहर, जब तक प्रेशर लगा हुआ था तब तक सॉल्युबल था, जैसे ही प्रेशर निकल गया, इजंट इट, तो क्या हो जाता है, वो पूरा पूरा गैस बाहर निकलने लगता है, इट इज इनसॉल्युबल, फिर वो अंदर नहीं बैठ सकता। उस इस गैप में वो उसको क्या किया गया, कंप्रेस करके इस गैप में बिठाया गया है। तो जैसे ही ये छूट गया, ये क्या होगा, गैस फिर से एक्सपांड होगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और इससे ही आता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, इट इज फॉर गैसेस। वो क्या बोलते हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर solubility is directly proportional to pressure. Solubility is directly proportional to pressure. सिंपल, प्रेशर बढ़ेगा तो solubility बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा तो solubility घटेगी। तो S इक्वल टू, इसको K P भी बोलते हैं, K is constant, it is known as Henry's law constant, और K इक्वल टू S by P होता है। S जो solubility है वो किस में मेजर करते हैं, आपको पता है मोल्स पर लीटर में। मोलैरिटी रहता है, सॉल्युबिलिटी यानी नथिंग बट मोलैरिटी, कितने मोल्स, केमिस्ट्री में सबसे मोलैरिटी या मोलैरिटी, तो मोल्स पर लीटर, और प्रेशर बार या एटमॉस्फेयर में 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर, ये उसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो कांस्टेंट का होता है मोल्स, मोल पर लीटर पर बार, ये इसका ऐसा यूनिट होता है। इसके सिंपल सम होता है, क्या बोला है, सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इज 6.85 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर एट 1 बार। यानी ये सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 6.85 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, ये सॉल्युबिलिटी थी। कब, जब प्रेशर 1 बार था। तो पूछा हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो S इक्वल टू Kp होगा, तो K इक्वल टू S बाय P होगा। तो S कितना है, 6.85 अपॉन 1, तो K मिल गया 6.85, सॉल्युबिलिटी यानी मोल पर लीटर में जो होता है, तो इंटू 10⁻⁻4 भी है, सॉरी 10⁻⁻4, ये K की वैल्यू हो गई। सिंपल चीज है, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। S इक्वल टू KP है, S दिया है, P दिया है, K फाइंड करना है, फिर उसमें भी P जो है 1 ही है, यानी S और K की वैल्यू सेम हो गई। उसके बाद क्या है, सॉल्युबिलिटी व्हेन प्रेशर इज 0.75 बार, तो सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है, तो S इक्वल टू KP है, K की वैल्यू आपके पास इधर है, P की वैल्यू 0.75 बार, दोनों का यूनिट सेम है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, समझ में आया, बहुत ही इजी पहला सम है, S इक्वल टू KP यूज करना है। उसके अलावा दूसरा सम भी है जो काफी इजी है, रुकिए मैं आपको बताता हूं। क्या बोला है, 1 मिनट, ये आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें इतना,
तो फिर नेक्स्ट सम की और आखिरी सम होगा आज का। फिर कल हम वेपर प्रेशर के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो दूसरा सम है, ये तो पहला सम हो गया। दूसरा सम क्या बोल रहा है, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड है, सेकेंड क्वेश्चन है। मिथाइल ब्रोमाइड का लॉ कांस्टेंट 0.159 मोल पर लीटर है। ये कांस्टेंट दिया गया मिथाइल ब्रोमाइड का। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी एट प्रेशर, ये K पर मोल बार है, ठीक है। प्रेशर दिया है 130 mm ऑफ Hg। देखिए यहां पर पर्पसली उन्होंने क्या किया है, सॉल्युबिलिटी हमको पूछी है। सॉल्युबिलिटी तो Kp होगा, K दिया है बार में और प्रेशर दिया है mm में। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल। 1 बार यानी 760 mm ऑफ Hg। 1 बार यानी क्या, 760 mm ऑफ Hg। तो जो प्रेशर है उसको अगर 130 mm है, इसको भी बार में कन्वर्ट करना होगा तो 130/760। ये भी अभी बार में है, 13/16 क्या है अभी, ये भी बार में है। तो ये क्या हो जाएगा, K तो दिया है उसने 0.159 इंटू 13/76। ये आपका क्या होगा, आंसर लगभग आएगा। आप अगर मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड बाय 76 करोगे तो ये आपकी सॉल्युबिलिटी आएगी। असलियत में ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर, यानी ये होता है, पर ये अप्रोक्सीमेट 1 बार इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है। आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनल आंसर इसका सॉल्युबिलिटी का इजीली मिल जाएगा। गॉट माय पॉइंट, समझाइए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आज हमने सोल्यूशन की डेफिनेशन देखी, सॉल्यूट सॉल्वेंट को देखा, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा, सॉल्युबिलिटी देखा, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स देखे और थोड़े से सिंपल सम्स उसके ऊपर किए। तो आने वाले टाइम में हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद, कल फिर मिलते हैं।